Okay, students. So we are revising the basics of motion. So rest and motion, they are always relative to the observer. Are they absolute or are they relative? Relative terms or absolute terms? Relative. Okay, good. If the position of an object does not change as the time passes, then the object is said to be at. Rest. If the position of an object changes as time passes, it's said to be in. Motion. Okay. Distance and displacement now. To describe the position of a particle at any given time, what is the position? We have to specify its distance from the origin. So this is the origin. So we have to specify distance. So this is your position axis, meters. It is in meters. Whether it is in the positive direction or in the negative direction as seen from the origin. Okay. So it also means to tell the position we have to tell two things students. First thing क्या है आपको जो बतानी है? Magnitude यानी कि distance हो गया. और second thing direction. तो अगर ये दो चीजें आपको पता है तो यू कैन स्पेसिफाई द लोकेशन. अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन बता दी कि भाई डायरेक्शन इट इज इन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आप इधर चलते हैं, लेकिन है कहाँ इस पर? फिर आप बताएंगे मैग्नीट्यूड कि कितना डिस्टेंस ओरिजिन से, इट इज एट 2 यूनिट्स, तो आप यहां पहुंच गए. इज दिस क्लियर? तो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस. द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, तो पाथ कवर्ड को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट मीटर, हमें पता है. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द Vector quantity. it's a vector quantity. And shortest possible distance from initial to final position of the body. और इसको कैसे लिखते हैं हम? चेंज इन पोजिशन. डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स बताओ जल्दी से. डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स, बिल्कुल ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, डेल्टा का मतलब क्या है? इसको कैसे रीड करेंगे हम? डेल्टा एक्स कैसे रीड करेंगे? डेल्टा एक्स. और कैसे रीड कर सकते हैं इसको? और कैसे रीड कर सकते हैं? डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन. क्या इसका मतलब? चेंज इन एक्स. तो चेंज इन एक्स, एक्स कितना चेंज हुआ मुझे बताओ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. यस और नो? Yes, sir. Now see, object was here initially xi, it is over here final position. अच्छा टेल मी, अगर मुझे आई और एफ से नाम नहीं देना, मुझे 1 2 से नाम देना है, ठीक है? तो जो फर्स्ट पोजीशन थी उसको क्या नाम दूंगा मैं? x1. सेकंड पोजीशन को X2. तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1. तो आप डेल्टा x को xf माइनस xi लिख लो या x2 माइनस x1 लिख लो. कई बार हम क्या करते हैं, दो नाम हमें देने होते हैं, हम दे देंगे x, तो दूसरे क्या देंगे? x डैश. भाई एक को आपने x1 देना तो x2 दो, xi देना तो xf दो, x है तो दूसरे को क्या दोगे आप? तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? x डैश माइनस x फाइनल माइनस इनिशियल. आगे बात समझ में? Yes, sir. चलो, तो द लेंथ ऑफ पाथ ए सी बी इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. बॉडी कहां गई है? ए से सी पर गई है, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां. क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? ए टू बी. पाथ से हमें कोई मतलब ही नहीं है. इज दिस क्लियर? तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ए टू बी, तो इसको लिखेंगे कैसे? ए इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन.
और ऊपर क्या लगा देंगे ऐसे A to B, ये वेक्टर वेक्टर बना दिया मैंने ऊपर। आई बात समझ में? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखेंगे A to B और फिर उसके ऊपर एरो, वो वेक्टर साइन है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके, डन। Yes, sir. Yes, sir. फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यू। डिस्टेंस की वैल्यू, अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने, मूविंग बॉडी है ये, रेस्ट में नहीं है बॉडी, बॉडी मूव कर रही है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा और ना ही वो कभी नेगेटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, Zero. Positive. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, सपोज ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन, ये -1 ये -2, ये नेगेटिव डायरेक्शन बना दिया आपने, ये 1 ये 2 ये आपने क्या बना दी, पॉजिटिव डायरेक्शन। Positive direction. तो अगर आप यहाँ 2 पॉइंट पे पहुंचे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, +2। अगर आप यानी कि प्लस जो है वो आपकी डायरेक्शन बता रही है टुवर्ड्स राइट एंड 2 इज द मैग्नीट्यूड। अगर आप इधर चले 1 यूनिट लेफ्ट में तो क्या हुआ, -1, डिस्प्लेसमेंट इज -1। ओके, फार्मूले से निकाल के देख लो x2 - x1 से। ये +2 वाले केस में देखो क्या होगा, फाइनल पोजीशन क्या थी 2, इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2। अगले केस में देख लो, फाइनल पोजीशन क्या -1, इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, फाइनल माइनस इनिशियल -1 इज द डिस्प्लेसमेंट। तो लॉजिकली कैसे भी आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओरिजिन चेंज कर दूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, ये बताओ मुझे। चलो Yes, sir. यहां देखो, मैं यहां से यहां गया हूं, ठीक है, A to B। मैं ओरिजिन चेंज करूंगा, मान लो मेरा ओरिजिन यहां पे था, ठीक है, अब मैं ओरिजिन को चेंज करके यहां कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा A to B। पहले ओरिजिन यहां था, अब मैं उसको चेंज करके यहां कर दिया, ठीक है, तो क्या उससे मेरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी ओरिजिन चेंज करने से। डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, displacement is directed from initial position to final position। क्या मैंने कहीं वर्ड यूज किया है ओरिजिन, यहां पर ओरिजिन से कोई लेना देना है डिस्प्लेसमेंट का, फिर डिस्प्लेसमेंट से सीधा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। ओरिजिन से क्या लेना देना इसका डिस्प्लेसमेंट का, है कोई लेना देना? No, sir. लेकिन जब हमें मान लो ये दिया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो ये 2, अब इसको मान लिया हमने ओरिजिन यहां पर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। भाई टोटल तो ये 4 यूनिट्स ही है, चाहे मैं ओरिजिन जहां मर्जी मान लूं, सॉरी 3 यूनिट है ना, 4 - 1, तो Yes, sir. है कितने यूनिट ये, यहां से यहां 1 यूनिट, यहां से यहां 2 यूनिट, यहां से यहां 3 यूनिट, तो 3 यूनिट है ना ये टोटल, तो 3 यूनिट्स, यहां से यहां 1 यूनिट, यहां से यहां 2 यूनिट, यहां से यहां 3 यूनिट। अब ऊपर आप कहां गए, 2 से 5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन क्या है 5, इनिशियल पोजीशन क्या थी 2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी +3। यानी कि आप जिस पॉइंट से चले वहां से राइट डायरेक्शन में 3 स्टेप्स गए हैं, ये इसका मतलब राइट डायरेक्शन वहां से 3 स्टेप्स चलो।
अब आपने ओरिजिन चेंज कर दिया था तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या हो गई थी 4 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो गई आपकी, 1. तो क्या आया +3। तो इसका मतलब वही है कि जहां आपकी इनिशियल पोजीशन थी वहां से आप राइट में 3 स्टेप्स चलो। तो क्या ओरिजिन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाती है? No, sir. ये कंसेप्ट याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इवन इफ यू चेंज द ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज। तो चेंजिंग ओरिजिन, ये आपकी बुक में कंसेप्ट नहीं है, मैं बता रहा आपको। चेंजिंग ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलिए, तो अब आप समझ गए ना कि इसमें ओरिजिन का कोई रोल नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। Yes, sir. हाँ, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वी नीड ओरिजिन पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए। फाइनल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, वो स्पेसिफाई करेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेकिन आंसर आपका वही आएगा, ओरिजिन आप जहां मर्जी ले लो, ठीक है। चलो, इफ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? Displacement. डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर के इक्वल हो सकता है कभी? तो स्केलर जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई बात समझ में? तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? Magnitude of displacement. ये देख रहे हैं आप, ये बार लगा रखे हैं। इन बार का मतलब क्या है? जब वेक्टर को आप बार के बीच में लिखते हैं, ये दो जो है बार साइन के बीच में लिखेंगे जब आप वेक्टर को, तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हैं? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ओके, Yes, sir. अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे ये वाला मोशन था, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं था, हम तो कहां गए थे? ए सी और फिर बी पे। तो इस केस में अगर स्ट्रेट लाइन में है, अगर हम ए से बी जाते तो डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते, आप किसी और पाथ से जाते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कम। Decrease. तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ओके, Yes, sir. तो इसीलिए अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, बट इट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी पाथ लेंथ से बड़ी नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब आपने देखा था, इसी से हम दो बातें लिख सकते हैं। अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर चला जाएगा तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस लिख दिया तो that will be less than 1। yes or no? Yes, sir. Done। चलो, अब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक एक लाइन में बताएंगे जल्दी से, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? Travel equal distance in equal interval of time. और बाकी बताओ, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? Equal distance in equal interval of time. एनी अदर आंसर? Body travel equal distance in equal interval of time.
स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन हमने 7th क्लास से पढ़नी शुरू की थी। अब आप 7th क्लास में ही रहेंगे या 9th में और फिर उसके बाद 10th में भी जाएंगे? हाँ, और यहाँ बुक में भी यही लिख रखी है तो यही बोलते रहोगे आप। और क्या है इसके अलावा? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। velocity of body remains constant. हम्म, बोलो, अरे बोलो ना, कौन बोला था अभी? हाँ पीयूष बताओ बेटे। The velocity remains constant. वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, वेरी गुड। कितनी बार बता चुका हूं मैं ये बात? हम्म। बोलो। हाँ बेटा, याद आया कुछ बाकियों को? Yes, sir. Sir. पहले भी मैंने बताया था, तुम हर बार यही कहानी गाते हो। पिछली बार भी यही कहानी गा रहे थे और फिर मैंने बताया था आपको कि बेटा अब इससे आगे बढ़ो थोड़ा सा, है ना? तो यूनिफॉर्म मोशन मींस क्या चीज यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मोशन में? Velocity remains. हम्म, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म है? स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, याद रहेंगी ये दोनों बातें? Yes, sir. अब जो है, जो बुक में लिख रखी है डेफिनेशन, उसमें क्या गलती है? गलती है कुछ उसमें या नहीं है? हम्म, कुछ गलती है तो बताओ। कुछ गलती है? No, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, क्या गलती है? Sir, इसमें speed remains, velocity remains constant, ये नहीं लिख रखा. हाँ, यस। इसमें velocity की जगह speed लिखा हुआ है. अच्छा, और क्या गलती है? और क्या गलती है इसमें? बाकी तो बेटा सोते रहा करो तुम, है ना? सर रेस्ट ले। Sir, आज हाँ तो क्या करा रहे हो आप? हाँ, क्या कह रहे हो कनिका? सर आज ना क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन हो गई तो एक बार बता दो क्या करा रहे हो आप? बेटा हम मोशन चैप्टर की समरी रिवाइज कर रहे हैं। ओके, जो एमटीजी बुक में आपकी जो फर्स्ट पेज है वो रिवाइज कर रहे हैं मोशन का। ओके सर. हम्म, अब जो बाकी हैं वो भी जागेंगे या सारा रेस्ट इसी क्लास में लेना है आपको? इसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं स्ट्रेट लाइन इस पूरी कहानी में? No, sir. नो सर. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कहाँ ये कहीं लिखा है इन ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन? No, sir. अगर ये लिखा तो डेफिनेशन क्या हो गई है? लॉन्ग हो गई. कुछ बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो ये डेफिनेशन अगर बोलनी है तो उससे पहले इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, इन ए डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन
if we are traveling in a particular direction, इक्वल डिस्टेंस आर ट्रेवल इन, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन आपने बोल दिया तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के। Yes, Yes. sir. तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जो स्पीड है और तो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इन ए डायरेक्शन, यूनिफॉर्म स्पीड इन ए पर्टिकुलर That डायरेक्शन, या तो ये बोलो यूनिफॉर्म स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और या फिर बोलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आ गई कुछ बात समझ में? तो तुम्हारी आदत है बस, तो अब तुमने देख लिया होगा कि बुक में कई चीजें जो है वो गलत भी हो सकती हैं, तो फिजिक्स में लॉजिक चलता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, रटना बंद करो। चलो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक लाइन में बताओ क्या मतलब है इसका, 2 वर्ड्स में बताओ। हाँ, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज वेरिंग, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई कुछ बात समझ? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये डेफिनेशन यहाँ लिखी है, सही लिखी है गलत लिखी है? ये डेफिनेशन सही है या गलत है? सर सही है। सही है। क्या ये कंप्लीट है? नो No, सर। sir. हाँ, ये सही है, लेकिन सिर्फ एक ही केस डिस्कस किया है इसने, वो क्या किया है, वेरिएबल स्पीड का, जबकि दूसरा केस क्या हो सकता है, वेरिएबल डायरेक्शन, डायरेक्शन, और तीसरा केस क्या हो सकता है, बोथ आर वेरिएबल। यस बोथ आर वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड एंड डायरेक्शन, तो 3 केस हो सकते हैं, इसने सिर्फ एक केस लिखा है। स्टेटमेंट सही है बट इट इज इनकम्प्लीट। क्लियर हो गई बात? Yes, yes, sir. चलो, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, यूनिट्स मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, एक ही फार्मूला है बस एवरेज स्पीड का, बस सब दूसरा फार्मूला नहीं, सिर्फ एक फार्मूला। बाकी जो फार्मूले हैं जो हमने डिराइव किए हैं वो इसी से डिराइव हुए हैं स्टूडेंट्स। समझ में आई कुछ बात? हाँ, कौन से 2 फार्मूले हैं जो एवरेज स्पीड के हैं, जो डिराइव इसी से हुए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला फार्मूला जिसमें हमने डिस्टेंस सेम लिया तो वेलोसिटी क्या थी, डिफरेंट, ये v1 ये v2, और हमसे पूछा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो क्या है, V2 upon V1 plus V2. प्लस v2। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन 1 सेकंड में, एवरेज वेलोसिटी बार जरूर लगाना है, डेट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये मान लो टाइम t1 है, ये टाइम कितना है t2, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और सॉरी, यस, तो क्या हो जाएगा, x प्लस x। टोटल डिस्टेंस x प्लस x, टाइम इज इक्वल्स टू, X by V1 plus X by V2. बिल्कुल ठीक है। तो x ऊपर से भी कॉमन आ गया तो नीचे से भी कॉमन आ गया, तो 1 1 आ गया हर जगह, तो ऊपर क्या आ गया 2, नीचे v1 v2 एलसीएम, तो ऊपर पहुंच जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, क्लियर? यस, Yes, sir. अब सेकंड केस, अब हमारा यहां पर टाइम सेम है, क्या सेम है, टाइम, Time. तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, V2 upon टोटल, हाँ टोटल डिस्टेंस क्या है आपका,
V1 T1, T1 plus TV2. हाँ हाँ, सॉरी ये टाइम सेम है ना आपका, यस सर। तो कितना हो जाएगा? अगर टाइम डिफरेंट है तो वो तो आपका मेन फार्मूला है, टाइम अगर डिफरेंट है तो V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर सपोज ये क्या है आपका डिफरेंट है टाइम, तो V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। लेकिन अगर T1 T2 सेम हो जाएं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों सेम हो गए, T हो जाएं तो क्या हो जाएगा? V1T प्लस V2T अपॉन T T, plus T. तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया? V1 प्लस V2 अपॉन 2 आ गया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अगर टाइम सेम है तो V1 प्लस V2 बाई 2 कर दो, और अगर डिस्टेंस सेम है तो ये आ गया एवरेज स्पीड, लेकिन निकला उसी फार्मूले से है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Time. डन। Yes, sir. यस सर। तो एवरेज स्पीड हो गया आपका, टोटल टाइम टेकन आप ऐसे निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड ये जनरल फार्मूला। उसके बाद एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड है, जैसे मैंने आपसे पूछा आप यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन इन योर कार, मैंने आपसे पूछा जब आप इस पोल के सामने थे, जब आप मेट्रो के पिलर नंबर 273 के सामने थे, तो आपकी स्पीड कितनी थी? और आपने स्पीडोमीटर में देखा, स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज दिस क्लियर? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो ऐसा कब होगा? आपने ये 30 किलोमीटर पर आवर कैसे निकाला होगा आपके स्पीडोमीटर ने? तो उस समय थोड़ा सा 273 जो था इसके सामने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, और थोड़ा सा टाइम। इज दिस क्लियर? तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय थोड़ा सा टाइम। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका, velocity is equals to displacement means change in position delta x upon time taken। ये हो गया आपका एवरेज velocity। लेकिन अब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कह रहा हूं, तो ये जो चेंज इन है ना, ये जो डेल्टा टी है, ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जितना डेल्टा टी छोटा लोगे, यानी कि जितना चेंज इन टाइम कम लोगे, उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ या ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतनी कम, यानी कि एग्जैक्टनेस बढ़ जाएगी आपके आंसर की। Yes. यस सर। तो इसलिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? कि जितना डेल्टा टी जीरो के पास लोगे, उतना ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो जितना पास ले सकते हो, यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टाइम को जीरो के पास ले जाओ, जितना लेकर जा सकते हो, लिमिट कर दो। ये लिमिटेशन आपकी कि जीरो से दूर लेके नहीं जा सकते, उसको जितना पास ले जा सकते हो उसको पास ले जाओ। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो टाइम टेकन है उसको जितना जीरो के नजदीक लेकर जाओगे, आपका आंसर उतना ही एक्यूरेट होगा। इज दिस क्लियर? Yes. तो बहुत छोटे टाइम को लिखने के लिए हम एक और है, ये डी, ये भी डेल्टा ही है वैसे, इसको डी बोल देते हैं हम। तो ये वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल लार्ज, जो कि बहुत बड़ा नंबर आप बोल नहीं सकते, और ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम, इतना छोटा नंबर कि आप मुंह से बोल नहीं सकते, आप बता नहीं सकते कितना छोटा है। आप कहोगे सर मैं बोल दूंगा 0.00000001, तो मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं, आप 0.10 और लगा लो बेटा बीच में ठीक है ना? तो ये इतना छोटा नंबर है dt कि इसको आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं ये नंबर को कभी जिंदगी में? नो सर। No. क्या आप इनफाइनाइट जो नंबर है उसको लिख सकते हैं कभी? इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर है कि आप लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सिंबल बनाना पड़ा मुझे। ये इतना छोटा नंबर है, समझ रहे हैं? जीरो से बड़ा है यहां पर, ठीक है, जीरो से बड़ा है,
लेकिन इतना नजदीक है जीरो के कि आप इसे लिख भी नहीं सकते। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बीच में मैं 2 जीरो और लगा दूंगा सर, तो क्या हुआ, अगला बच्चा बीच में फिर एक जीरो लगा देगा, ऐसे बीच में लगाते रहो जीरो, जितनी मर्जी जीरो लगाते रहो और छोटा नंबर होता चला जाएगा। तो ये इतना छोटा नंबर है कि आप लिख भी नहीं सकते, यानी कि जीरो के पास लेते चले जाओ, छोटे छोटा छोटे छोटा छोटे छोटा छोटे छोटा। तो दिस इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। क्या बोलते हैं इसको? Infinite. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम। बन गई बात? Yes, sir. तो अब आप ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इस बात का कि जब भी एवरेज आएगी तो वो क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ओके, लेकिन Yes. इंस्टेंटेनियस क्या होगी? dx बाय dt। हम यहां स्पीड पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड के मैग्नीट्यूड में, या मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? बताना मुझे एक बार, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये हो गया एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये हो गया एवरेज वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो गए, दोनों सेम होते, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो अगर सेम डिस्टेंस है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं ले रहा हूं, अब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस और इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम। तो जब आप इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेते हो तो हमेशा आप उसको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मानोगे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस। आप सर्कल पर भी ले रहे हैं ना, ये सर्कल है आपका, है या नहीं? Yes, sir. अर्थ आपकी राउंड है ना। Yes, sir. अब आप अपने रूम में बैठे हैं तो आपको राउंड दिखाई दे रही है अर्थ? No, sir. No, yes, sir. हाँ, जब आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खड़े हैं तो आपको राउंड दिखाई देती है अर्थ? No, sir. तो आप इनफाइनाइटेसिमल क्लोज चले गए, तो जब आप सर्कल के बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल पास चले जाते हैं तो जो कर्व होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? स्ट्रेट लाइन। आ गई बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो सर फिर हम इसको लिखेंगे कैसे? अब आप इसको लिखोगे कैसे बताओ? लिखेंगे ऐसे हम, ये आपने लिखा v इज इक्वल्स टू dx बाय dt। एक आपने लिखा वेक्टर बना दिया ऊपर, क्या बना दिया? वेक्टर बना दिया वेक्टर। तो ये क्या हो गया? स्पीड। ये क्या हो गई? वेलोसिटी। वेक्टर बना दिया था वेलोसिटी। और अगर आपने बार लगा दिए तो ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। Magnitude. और ये क्या हो गया? स्पीड। ये क्या हो गया? इसे मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे? स्पीड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो उसका, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इज
सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, और एक बात बताओ, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? कुछ नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही बात हो गई वैसे, लेकिन फिर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, आप कहोगे, जैसे अभी मैं बात करता कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी कोई डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? ये सर्कल में मूव कर रहे हैं, सर्कल मूव कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल। आप मेट्रो के इस पिलर के पोल के सामने से मूव कर रहे थे तो इसकी डायरेक्शन क्या थी? अगर कर्व पे है तो टेंजेंट बना दो, स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में है ही। फिर तो डायरेक्शन होगी या नहीं होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की? होगी, हमेशा होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम? स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स ये? चलो, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सी बात है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, चलो, तो आप ध्यान रखो कि जो आपका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, उससे lot of things are defined. नेक्स्ट है हमारा, नाउ वी कैन स्पीड अप लिटिल बिट, क्योंकि अब आप काफ़ी जो है यू आर वार्म्ड अप। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता लग गई, यहाँ वेक्टर साइन आपको दिखाई देगा। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन लिखें, ध्यान देखो, क्या ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये ठीक है या नहीं है? ठीक, यस सर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अगर एक्सेलरेशन होता तो ऊपर देखो, अब ये एक्सेलरेशन बना है। अगर ये एरो नहीं है तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड है सिर्फ, क्या है? मैग्नीट्यूड। और अगर आपने इसके ऊपर ये लगा दिया तो क्या बन गया? ये एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन बना है, यानी कि एक्सेलरेशन बना है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए एक्सेलरेशन की दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर ऊपर एरो नहीं है तो आप इसे एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो या तो एरो लगाओ मत, या फिर अगर एरो लगा दिया तो बार लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। एरो लगा दिया तो बार लगा दो, तो इन दोनों का मतलब ही क्या है? मैग्नीट्यूड। ओके, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, इस तरीके से लिखो या इस तरीके से। अब अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर इधर आपका वेक्टर है तो क्या दूसरी तरफ स्केलर हो सकता है क्या? नो सर। तो दूसरी तरफ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, हमेशा भाई दो चीजें इक्वल है वो कब इक्वल हो सकता है? क्या एप्पल ऑरेंज के इक्वल हो सकता है? एप्पल 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 के इक्वल होगा और एग्जैक्टली अलाइक होंगे, दोनों सेम होंगे, बिल्कुल दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इधर वेक्टर है तो ऑफ कोर्स इधर भी वेक्टर ही होगा। ये बात समझ आई? यस सर। अगली बात और समझ लो, ये बात समझ में आ गई तो दो बातें मैं आपको समझा रहा हूं। अब है ये F इज इक्वल टू एम में, फॉर्मूला पता है ना आपको? यस तो m क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? वेक्टर। आ गई बात समझ में? यस सर। अगली बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं।
अब ये तो स्केलर हो गया, इसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों किस डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में। किस में हो गए, Same direction. तो ये तो होता ही ऐसे, F इज इक्वल टू एम ए। तो जो डायरेक्शन, क्योंकि इक्वल है ना बेटे दोनों, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या हो गई दोनों की, सेम। सेम। ओके, लेकिन अगर यहां है आपका F12, ये आपके ये जो है ये दो ऑब्जेक्ट हैं, आप ये एक दूसरे पुश कर रहे हैं, मान लो सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो दो बॉयज हैं, सपोज दो लड़के हैं, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हाथ से ऐसे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट बॉय, ये सेकंड बॉय, तो एक लड़का दूसरे को जो फोर्स लगा रहा है वो दूसरा, दोनों स्टेशनरी है, दोनों नहीं मूव कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको कैसे रीड करेंगे, F1, वन पहले आया ना, यानी फोर्स ऑन वन, ये टू पहले आया ना, फोर्स ऑन टू। अगर मैं सिर्फ F1 लिखा तो फोर्स ऑन वन, ड्यू टू टू, बाय टू, फोर्स ऑन वन बाय 2 और अगर ये F1 3 लिख दिया तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट वन बाय ऑब्जेक्ट 3। अब 3 अप्लाई कर रहा है वन के ऊपर, या अब 2 अप्लाई कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये भी एक फिजिक्स में कंसेप्ट है, नोटेशन लिखने का ढंग है कि F के साथ यहां हम जो लिखेंगे वो उसी के ऊपर फोर्स लग रही है, वन के ऊपर फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। अगर ये होता है F1 4, मान लो 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो फोर्स किसके ऊपर लग रही है, कौन लगा रहा है, 4 चलो। तो अब मुझे आप बताओ, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया, दोनों स्टेशनरी हैं, एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। Yes, sir. अगर आपने लिख दिया F12 इज इक्वल टू F21, तो ये सही है या गलत है, सर करेक्ट। Correct. अब आपने लिख दिया फोर्स ऑन वन बाय 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 बाय 1, ये ठीक है या गलत है, Sir, correct. सर करेक्ट। Yes, sir. ये सही है और नीचे वाला गलत है, क्यों, दोबारा से देखो। भाई मैं कह रहा हूं, यहां पर कह रहा हूं ये F12 इज इक्वल टू F21, यहां मैं कह रहा हूं फोर्स ऑन 1 बाय 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 बाय 1, और मैं कह रहा हूं ये गलत है और ये सही है, ऐसा कैसे, देखो फोर्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सर वेक्टर। यहां तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हो, यहां आपको डायरेक्शन भी सेम, अगर दोनों डायरेक्शन भी सेम है तब यहां इक्वल साइन आएगा। अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम है, यहां तो सिर्फ आपने लिखा है सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड। यहां आप क्या लिख रहे हो, F12 इज इक्वल टू F21, ये लिख रहे हो आप यहां पर, ये सही है या गलत है, सर रॉन्ग। Correct. क्यों, Direction opposite. डायरेक्शन अपोजिट है, जो 1 के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस तरफ है, और जो 2 के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस तरफ। तो अगर आपने इस डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया तो डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव, यानी कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसे लिखेंगे आप, ऐसे, तो ये ठीक होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स,
Yes, sir. और इसी को लिखने का एक और तरीका हो गया, F12 को उधर ले जाओ, तो F21 प्लस F12 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस हो जाए क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, इक्विलिब्रियम। क्या होगी ये, Equilibrium. इक्विलिब्रियम, स्टेट चेंज नहीं होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दे आर अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट। एक आप समझ लो वॉल है, एक आप समझ लो आदमी है, एक आप मेरी बात समझे कुछ, दोनों एक दूसरे पुश कर रहे हैं, वॉल आदमी को पुश कर रही है, उतनी फोर्स से आदमी वॉल को पुश कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था यहाँ पे सर, अब हमें शॉर्ट में बताओ बताना क्या चाहते हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर F के सामने पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव था, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स हैं यहाँ दोनों तरफ, और एक तरफ साइन नेगेटिव आ गया एक तरफ पॉजिटिव आ गया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये है इसका मतलब। तो मुझे क्या बताना था आपको, अगर दोनों तरफ वेक्टर हैं और दोनों तरफ सेम साइन है प्लस प्लस, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है, तो इसका मतलब दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है। इज दिस क्लियर, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। चलो, तो अब आप लिखना सीख गए होंगे स्केलर कैसे लिखना है, वेक्टर कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब बाकी चीजें इतनी मुश्किल है नहीं, आसानी है। एक्सेलरेशन, ये कौन सी एक्सेलरेशन आ गई आपकी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसको लिखेंगे क्या, अब आप यहाँ v, ये था आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt। ये सही है या गलत है, Sir, wrong. रॉन्ग। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर लिखना है तो ये लिखो, ये है एक्सेलरेशन, तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, सिर्फ क्या है, Magnitude. ये है अब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। तो चलो अब d और v किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, dx बाय dt के, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड है तो ये सही है, बट दिस ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया आपका, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, dx बाय dt। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब ये देखो dx बाय dt, आराम से देखो, ये आपका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड आ गया dv बाय dt। कोई प्रॉब्लम है, No, sir. लेकिन इस v की वैल्यू क्या होती है, ये v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, dx बाय dt, हाँ या ना। Yes, yes, sir. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, v की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, तो ये आ जाएगा ना, v की जगह क्या लिख दिया, dx बाय dt। एग्रीड और नॉट एग्री, Yes, sir. तो ये था आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt, और एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, और ये है वेलोसिटी, क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड dx बाय dt। इज दिस क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखने का ढंग क्या हो जाएगा, d स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव, ये क्या था, सिंगल डेरिवेटिव, क्या था, Single derivative. Derivative. ये क्या हो गया, Double Double derivative. derivative. डबल डेरिवेटिव। तो ये था एक्सेलरेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको सिंगल डेरिवेटिव बोल दो या क्या बोल दो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। Derivative. तो एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। इज दिस क्लियर। तो एक्सेलरेशन इज सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव of velocity with respect to time and second order derivative of position with respect to time. Done students? Yes, sir. Equations of motion में मुझे कुछ बताने की जरूरत है, No, sir.
सर लेकिन अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ भी वेक्टर, 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 जो भी वेक्टर है उनके ऊपर आप साइन बना दो, यहाँ दोनों वेक्टर, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। इज दिस क्लियर? चलिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, ये आपको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भी अंडर ग्रेविटी हो तो जिस तरफ मोशन है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेना, बात खत्म। अगर मोशन इस तरफ है तो इसको पॉजिटिव ले लेना, अगर ऊपर की तरफ है, ऊपर को आपने पॉजिटिव मान लिया तो जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सारे वेक्टर्स ऊपर की तरफ वाले सारे वेक्टर्स पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाले सारे वेक्टर्स नेगेटिव। अगर आपने नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसीलिए साइन कन्वेंशंस लेना इंपॉर्टेंट है, किसमें? इक्वेशंस ऑफ मोशन में, ठीक है, स्पेशली अंडर ग्रेविटी। ओके, यस। चलो तो अब आगे आ जाओ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका जो है स्लोप क्या पता, स्लोप से क्या मिलेगा आपको? स्पीड। स्पीड। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, स्पीड मिलेगी। तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड, ये कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये है तो स्पीड कैसी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गई बात? यस। चलो, क्योंकि इसका स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं ना यहां पर? हाँ, यहां स्लोप, इस पॉइंट पे ये स्लोप है, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे पे, चौथे पे स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। इस केस में स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। ध्यान से देखो, चार ही केस बनेंगे स्टूडेंट, ध्यान देखो, देखो ये एक तो ये अपर पैराबोला, एक तो ये अप साइड, एक ये डाउन साइड पैराबोला, सिर्फ चार केस बनेंगे। ये देखो ध्यान से, यहां से यहां स्लोप इज डिक्रीजिंग, यहां से स्लोप इज इंक्रीजिंग। ये नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप है, नेगेटिव डिक्रीजिंग। ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ये क्या है? पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ये क्या है? नेगेटिव इंक्रीजिंग। बस ये लिख लो फटाफट, हो गया काम आपका, ठीक है। बस ये चार ही आएंगे आपके में, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। ये लिख लो जल्दी से, फिर आपको ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव स्लोप बट द स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये सब कुछ किसके बारे में लिख रखा है? स्लोप के बारे में। स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप पॉजिटिव है, यहां से इंक्रीज कर रहा है। यहां स्लोप जो है क्या है? पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रहा है। यहां स्लोप नेगेटिव है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, डन। चलो, यस। बस अब इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब आप रीड कर सकते हो। अब यहां आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है। इसमें भी कुछ नई बात नहीं है आपके लिए, ये सब पता आपको, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इस पेज पर। दिस इज योर होमवर्क, आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। स्केलर, वेक्टर, ये सब आपको पता है। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द वेक्टर्स हु हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो अभी आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, फिर भी इसने लिख दिया तो हम बता रहे हैं। पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या है? विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, तो दे एक्ट along the axis of rotation, okay, in accordance with the right hand screw rule. Angular velocity, angular momentum, torque, rotational force, ये सब है रोटेशनल मोशन। किसमें? रोटेशनल मोशन। ये आपकी इस एनटीएससी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये यहीं लिखा हुआ है बस, और कहीं नहीं है रोटेशनल मोशन, क्योंकि एनटीएससी बुक में है नहीं। लेकिन हम इसको करेंगे रोटेशनल मोशन को, ठीक है। रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मैकेनिक्स है जो आप पढ़ रहे हो, ये मैकेनिक्स, इसका लास्ट टॉपिक ही है ये,
रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन पे आके आप समझ लो कि आपने पूरी मैकेनिक्स आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसलिए हम मैकेनिक्स कंप्लीट करेंगे तो रोटेशनल मोशन भी करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अभी बताया था ना, F इज इक्वल टू एम ए। किसका एग्जाम्पल है ये? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ये भी यही है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ओनली रियल नंबर ही है। तो एक बार आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ आप इसको बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये तो आपको पता लग गया कि स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर इज ए वेक्टर। अब मुझे ये बताओ, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर दोनों चीजें हो सकती हैं। वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर भी हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकता है। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यानी कि प्रोडक्ट स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर। सर एग्जांपल देना। एग्जांपल है वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को सर तो कर लिखेंगे कैसे? इसके लिए हम क्या लगाते हैं बीच में? डॉट। क्या लगाते हैं? डॉट। तो इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? और जो वेक्टर जिससे वेक्टर आए, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो साइन बना दिया अलग अलग। मान लो ये बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो भी वेक्टर है। लेकिन यहां एफ को, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से आपने प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क डन आया जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया? यहां डॉट लगा दिया तो स्केलर प्रोडक्ट, यहां क्रॉस लगा दिया तो वेक्टर प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? नोट कर लो जल्दी से। पूरी की पूरी जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे वो ये कहानी है बस, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। बन गई बात? चलिए, अब अगला है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैंने आपको बताया था, ध्यान है। जब भी ये, एक ही बात ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्ट एयर में है, इस पे अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा। अगर एफ एक्स 0 है तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ये दो इंडिपेंडेंट मोशन है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। आपका काम ये है, एक्स डायरेक्शन को अलग से लेकर चलो मोशन को, वाई डायरेक्शन बिल्कुल अलग। एक्स डायरेक्शन डिपेंड करेगा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और वर्टिकल मोशन डिपेंड करेगा फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। एयर में जब होता है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है डाउनवर्ड, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज mg। ओके, और जब ऑब्जेक्ट उस समय जब एयर में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होती है हमेशा। इसीलिए जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आप यहां फेंकोगे, लास्ट में भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम पढ़ेंगे कल, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बहुत बहुत मजेदार होने वाली है आगे फिजिक्स की कहानी। ये मैं बता दूं, अभी तक जो हमने किया था वो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस थे वो आपको लेवल उनका पता लगा होगा, जो पिछली क्लास तक हमने किए थे 20th लेक्चर्स तक। और अब हम उनको और अच्छे से करने जा रहे हैं शुरू से। ठीक है, और फिर वहीं तक पहुंचेंगे 2-3 दिन के अंदर। जो हम लास्ट में क्वेश्चंस कर रहे थे कि एक जो है वो टेंशन फोर्स, वहीं तक पहुंचेंगे। टेंशन तक 4-5 दिन लगेंगे हमें वापस। तो अब फिर से जो है वो बेसिक से दोबारा से इंक्लाइन करेंगे। तो बी रेगुलर इन द क्लासेस, क्योंकि खूब रिवीजन होने वाली है। एक बार में एक बात समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक बात 10 बार रिपीट होगी। तो इसीलिए आप चिंता ना करें, ओहो ये तो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आया। और बेटे कोई बात नहीं, पहली पहली बारी में रास्ते पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, सारी चीजें याद नहीं रहती। मैं आपको एक मार्केट में लेके जाता हूँ, मार्केट में रोड के ऊपर से आपको निकाल दिया, सारी दुकानें याद रह जाएंगी आपको? कितनी दुकानें थी उस रोड पर, बताओ। फिर मैं आपको दूसरी बार लेकर जाऊंगा उसी रोड पर, चलो बेटे अब फिर चलो,
फिर तीसरी बार लेकर जाऊंगा, फिर चौथी बार लेकर जाऊंगा, फिर पांचवी बार लेकर जाऊंगा, तो क्या होगा फिर? सर थोड़ी थोड़ी याद होने लग जाए। और 10वीं बार तो आप आंख मीच के बता देंगे घर बैठे बैठे कि वो पहले नंबर की दुकान है, वो दूसरे नंबर की, वो तीसरे नंबर की, हाँ या ना? Yes, यस सर। तो बेटे बस लर्निंग भी इसी तरीके से होती है। तो इसलिए आप घबराया मत करो नया कंसेप्ट देख के कभी भी, क्योंकि उसी की रिपीटिशन होनी है बार 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 बार। ओके, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज इजी है। ओके, बस आप रेगुलर रहो, नोट्स प्रॉपर बनाते रहो, ठीक है? चलिए, okay, sir. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड इवनिंग सर।